दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये कुछ घंटों के अंदर साफ हो जाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कल दोपहर 12 बजे से करीब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसमें बड़े बड़े नेता और वीआईपी लोग शामिल होंगे। ऐसे में रामलीला मैदान में हो रही तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता अक्षय राय ने लिया है, दिखाते हैं आपको। दिल्ली के बीचों बीच 10 एकड़ में फैला रामलीला मैदान भले ही एक समय खेत और तालाब हुआ करता था, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से गहरा नाता है, या यूं कहें कि बीजेपी से 7 दशक पुराना नाता है। हालांकि रामलीला मंचन तो साल भर में एक बार होता है, लेकिन रामलीला मैदान में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन साल भर चलते रहते हैं। कैमरामैन सुमन के साथ में अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। अक्षय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा हम उनके पास आपको लिए चलते हैं। अक्षय, लगातार नाम जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अब ये भी खबर आ गई है कि रेखा गुप्ता ही मुख्यमंत्री बनेगी, तो इंतजार किया जाए कि लगभग इसको फाइनल माना जाए। देखिए, इंतजार करना थोड़ा सही रहता है, क्योंकि ये बीजेपी कुछ नहीं है। ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है विवेक, और यहाँ पर कयासों का, अटकलों का बाजार गर्म हो सकता है, लेकिन उनके मन में क्या है ये बहुत कम लोगों को जानकारी हो पाती है। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन ये तय है कि अगर महिला फेस की फ्रंट रनर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता उसमें से अग्रणी दिखाई दे रही हैं। विजेंद्र गुप्ता भी नाम है। साथ ही साथ 4-5 चेहरे जो बीजेपी के लिए मुखबिर माने जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के, जिसमें कि आशीष सूद है, मनजिंदर सिंह सिरसा है, प्रवेश वर्मा है, इसके अलावा पूर्वांचल के चेहरे अभय वर्मा है। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिस पर कि सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वेट थोड़ा सा हमें करना होगा, और क्योंकि 7 बजे बैठक बुला ली गई है, सभी विधायकों का पहुंचने का सिलसिला कब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, और पर्यवेक्षक जो रहेंगे रविशंकर प्रसाद, और वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ओपी धनखड़ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, और दोनों नेता एक पर्ची निश्चित रूप से विधायकों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन पहले विधायकों से चर्चा की जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी का इतिहास रहा है पिछले दशक से, 1 दशक से आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री होता है पर्यवेक्षक अनाउंस करते हैं और उसके बाद सर्वसम्मति से उसको पारित कर दिया जाता है। इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी। भजनलाल शर्मा का आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का एग्जाम्पल देखा होगा, इसके अलावा आपने मोहन यादव का नाम देखा होगा। ऐसे ही चेहरे बीजेपी सिलेक्ट करती रही है, और इस बार माना जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी के लिए भी ऐसे ही एक बड़े चेहरे की तलाश पूरी कर ली गई है। बस अनाउंसमेंट बाकी है। रेखा गुप्ता कहीं ना कहीं, क्योंकि विवादों से दूर रही है, महिला चेहरा है, और पिछला इतिहास अगर देखें दिल्ली मुख्यमंत्री का, तो सुषमा स्वराज हो, शीला दीक्षित रही हो, आतिशी रही हो, ये मुख्यमंत्री महिला बनती रही हैं। तो बीजेपी भी उस कदम पर चल सकती है, लेकिन हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। ये देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी के पिटारे से जो सिर्फ नेतृत्व ने तय किया है, वो पिटारे से कौन चेहरा निकल के सामने आ पाता है जो दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होगा। विवेक, अक्षय, हम जो लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, नहीं हो सकता है, बीजेपी एक सरप्राइज एलिमेंट भी रखती है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन एक सवाल सब लोगों के मन में उठता है कि मान लीजिए कि प्रवेश वर्मा जो सबसे आगे थे, सबसे ये कह सकते हैं कि वो सांसद भी रहे हैं, तो अगर प्रवेश वर्मा नहीं, तो ये बात देखी गई है कि जो बीजेपी है वो सबको संतुष्ट करके रखती है कि संगठन के अंदर कोई हलचल ना हो। तो अगर मान लीजिए कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री नहीं, तो क्या इनको कोई दूसरा पद दिया जा सकता है? इस बात की संभावनाएं हो, नहीं तो वो प्रवेश वर्मा को कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जाट चेहरा है, पूर्व सांसद भी रहे हैं, बड़ा चेहरा उनके पीछे रहा है साहिब सिंह वर्मा का, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निश्चित रूप से कद बड़ा है और नाम सुर्खियों में भी रहा है। अभी भी उनको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि सबको संतुष्ट करने का प्रयास बीजेपी नेतृत्व का रहेगा, और इसीलिए मंत्रिमंडल में जो सहयोगी चुने जाएंगे वो सभी क्षेत्रों से चुने जाएंगे, चाहे वो सिख समुदाय से हो, जैसे मैंने मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम लिया, वो सिख समुदाय से आते हैं, उनको भी फ्रंट रनर के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा जैसा मैंने जिक्र किया कि रेखा
रेखा गुप्ता यहाँ वैश्य समुदाय से आती हैं, अभय वर्मा जो कि पिछली ओबीसी वर्ग से आते हैं, बिहार और पूर्वांचल से उनका नाता रहा है। तो कहीं ना कहीं एक समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी की रहेगी और ये कोशिश रहेगी कि जो सीएम पद का अगर उम्मीदवार किसी कैटेगरी से बनता है तो दूसरे जो मंत्रिमंडल है, जो 6 सहयोगी हैं, वो किस वर्ग से डाले जाए। और ये माना जा रहा है कि क्षेत्रवार वाइज जातिगत के हिसाब से ये बीजेपी ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इंतजार हमें रहेगा। ये मान के चलिए कि 7 बजे बैठक शुरू होगी, 7:15 7:30 तक मुझे लगता है 7:30 तक नाम क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर जो सीएम है वो कौन बनने जा रहा है। और धीरे धीरे उसके बाद जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनके नाम भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सभी की निगाहें बीजेपी विधायक मंडल दल की जो बैठक होने वाली है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहां पर मंच सज चुका है, पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू होगी। 7 बजे बैठक की ये कहा जा रहा है शुरू हो जाएगी और उसके बाद 7:30 तक मुझे लगता है कि नाम सामने आ जाएगा कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। और इसमें जो एक फैक्टर है, मतलब कि महिला फैक्टर, इस पर जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अगर पहले दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बात करें, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, उसमें एक सफल जो महिला मुख्यमंत्री है वो हमने आपने पूरे देश ने देखी है। इस बार भी जो आप पिछली सरकार में आप देखिए कि जब केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने एक जो महिला थी पार्टी की उनको ही मुख्यमंत्री का पद सौंपा, आतिशी को। अब की बार इस लिहाज से अगर देखें तो महिला फैक्टर जो है वो ज्यादा हावी लग रहा है क्या आपको? देखिए कहीं ना कहीं समझ में आता है, क्योंकि अगर बीजेपी के बारे में देखें तो महिला मुख्यमंत्री नहीं है, डिप्टी सीएम जरूर हैं लेकिन महिला मुख्यमंत्री नहीं है। और खास करके वसुंधरा राजे के जाने के बाद तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं गणित को सामने रख सकती है और इसीलिए रेखा गुप्ता, शिखा राय का नाम चर्चा में आ रहा है। और ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी दावेदार है रेखा गुप्ता। एक चीज तो है कि एक तो अनुभवी विधायक है, दूसरा नंबर विवादों से उनका नाता कोई नहीं रहा है, साफ सुथरी छवि की नेता है। तो इसलिए रेखा गुप्ता का नाम सुर्खियों में है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी चौंका सकती है। अगर कुछ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी उस इतिहास की तरफ बढ़ सकती है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री होता है वो महिला ही होता है। और आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरे के रूप में निकल के सामने आए। मोहन यादव का नाम सुर्खियों में नहीं था, वो चेहरा बन गए। भजन लाल शर्मा चौथे पंक्ति में बैठे हुए थे और उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। विष्णुदेव साय का भी ऐसे ही नाम आता है। हालांकि राजस्थान में डिप्टी सीएम जरूर दिया कुमारी है लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। तो दिल्ली में ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी महिला चेहरे को सामने रख सकती है और उससे 2 फायदा होगा। एक तो महिला सशक्तिकरण की जो बात बीजेपी करती रही है वो उसको आगे बढ़ाने में कामयाबी मिल सकती है। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं वो जो महिलाओं को भागीदारी देने की बात करती रही है वो एक नया चेहरा हो सकता है। इसीलिए जो नाम अभी तैरता हुआ दिख रहा है, रेखा गुप्ता उसमें फ्रंट रनर के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार विवेक हमें सभी को करना होगा। मुझे लगता है कि 7:30 बजे तक नाम क्लियर हो जाएगा जैसे कि खबरें आ रही हैं। और अक्षय, एक बात इसमें और समझ में आती है कि जब भी मुख्यमंत्री डिसाइड करती है बीजेपी तो किसी एक पैटर्न के तहत नहीं करती है। जैसे अलग अलग राज्यों में हमने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि जो सांसद हैं, जैसे उस समय सांसद थे योगी आदित्यनाथ जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, है ना, तो ये अलग अलग जो पैटर्न है वो लेके आती है बीजेपी। उसके बाद से बाकी सारे राज्यों में उसने चौंकाई दिया, नाम किसी और पे चल रहे थे, जातीय गणित के अनुसार, जीत के अनुसार, लोकप्रियता के अनुसार नाम जिन लोगों के चल रहे थे उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। और जो दूसरा है एक नया नाम लेके आ जाती है बीजेपी, वो मुख्यमंत्री बना देती है। तो अब की बार इस बात के कितने आसार हैं कि कोई इनसे भी बड़ा महिला चेहरा, मतलब वैसे तो ये सभी नेता हैं लेकिन कोई सांसद लेवल का कोई महिला चेहरा जिसे दिल्ली की कमान दी जा सकती हो, इसके आसार हैं क्या? देखिए कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये नई बीजेपी है और नई तरीके से चलती है। बांसुरी स्वराज का भी नाम सुर्खियों में है। मेरा इशारा उधर ही था। और साफ तौर पर है कि जैसा मैं समझ गया था कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुषमा स्वराज का जो हाथ रहा है बांसुरी स्वराज के साथ देखा जा सकता है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगर बांसुरी स्वराज के नाम पर मुहर लगा दी जाए तो अतिशक्ति नहीं होगी। लेकिन अब मैंने जैसा जिक्र किया कि थोड़ा सा इंतजार और कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी नजर आ जाएगी कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन ये तय मान के चलिए कि जो ऐसा चेहरा होगा जो बीजेपी की तमाम रणनीतियों
जातियों के हिसाब से देखा जाए तो उसका चेहरा महत्वपूर्ण हो जाता है और बीजेपी फिर एक नए मापदंड के साथ सत्ता पर उतरेगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई तो दलित बिरादरी से भी कोई सामने आ सकता है और साथ ही साथ अगर पंजाब और अन्य इलाकों को साधने की बात चली तो फिर मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे चेहरे भी सामने आ सकते हैं। देखिए, जब राज्यों के साधने की बात होती है तो एक तो आपने नाम ले लिया मनजिंदर सिंह सिरसा का, लेकिन इसके अलावा बिहार में भी आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव हैं और बिहार एक ऐसा राज्य है, वैसे तो सब जगह पे जातियां चलती हैं, लेकिन बिहार में जो जितनी राजनीतिक चर्चाएं हैं वो यहां से भी शुरू होती हैं कि भाई आपकी जाति क्या है। तो वैसा भी कोई फैक्टर जो है, मतलब बिहार के जाति का फैक्टर जो जिसे मुख्यमंत्री ये दिल्ली में बनाया जाए और संदेश बिहार तक जाए, ऐसा भी कोई एक नाम हो सकता है क्या कि जातिगत फैक्टर मुख्यमंत्री के नाम पर हावी हो जाए दिल्ली में? देखिए, हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि अभय वर्मा एक बड़े विधायक हैं, वो लक्ष्मीनगर से लगातार चुने भी गए हैं। बीजेपी के बड़े चेहरे भी जाने जाते हैं। संघ पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों को भी वरीयता मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं अनिल शर्मा, पवन शर्मा जो ऐसे दो चेहरे हैं जो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका भी नाम आ सकता है। और पवन शर्मा के बारे में तो ये कहा जाता है कि गुपचुप तरीके से काम करने में विश्वास रखते हैं, उत्तम नगर से विधायक हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनका चेहरा संघ सामने रख चुका है। अब क्या उस पर सहमति बनी है, नहीं बनी है, ये थोड़ा सा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार की जो चुनावी रणनीति रही है बीजेपी की, और उसके हिसाब से अगर मुख्यमंत्री चेहरे पर जिस तरह से सस्पेंस बना के रखा गया है, ये अमूमन बीजेपी में बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी है वो सस्पेंस में ज्यादा विश्वास करती है, चौंकाती रहती है अपने फैसलों से। आज भी हो सकता है कुछ ऐसे फैसले कर लिए जाए जो कि चौंकाने वाले हो। हालांकि ये बात है कि जो भी कह रहा होगा दिल्ली को आगे बढ़ाने वाला होगा बीजेपी की नीतियों पर, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो नीति है कि भारत को विकसित देश बनाना है और दिल्ली को उसकी विकसित राजधानी बनानी है, उस पर काम करता हुआ नजर आएगा। और उसका मार्गदर्शन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वो खुद समय दिल्ली को देने जा रहे हैं। और ऐसा होता है तो निश्चित रूप से दिल्ली के लिए इससे बड़ा कुछ बेहतर हो नहीं सकता। अगर कयास और नाम अक्षय हटा दिए जाएं, एक सिचुएशन देख लेते हैं कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो नाम बताए जा रहे हैं, चलिए अगर इसको हटा दिया जाए तो वो कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसको अपने ध्यान में रखकर दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनना चाहेगी बीजेपी? देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो होगा ईमानदार और उसको कार्य करने की शैली। क्योंकि पिछले 11 सालों में देखा जाए तो बीजेपी ने सबसे बड़ा आरोप यही लगाया कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का एक नया रिकॉर्ड तोड़ा, शीश महल जैसे मुद्दे उठाए, शराब घोटाले के मुद्दे उठाए, साफ और स्पष्ट छवि के चेहरे को सामने रखेगी और ऐसा कुछ विवाद वो नहीं खड़ा करना चाहेगी जिससे कि दूसरी पार्टियों को मौका मिल सके कि देखिए इनका इस चीज में नाम था और इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो साफ तौर पर यह है कि एक ऐसे चेहरे को बीजेपी चुनने जा रही है जो कि साफ सुथरी छवि का हो और देश की राजधानी को बेहतर तरीके से संचालित कर सके। उसका मार्गदर्शन निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व का मिलेगा, लेकिन फैसले उसके अहम होंगे और 4-5 सेक्टर जो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं दिखेगा। दूसरी बात यह है कि वो काम करने में अग्रणी हो, अपने सहायकों का पूरी तरह से काम ले सके और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के सहयोगियों से काम करा सके, ऐसे चेहरे पर प्रमुखता होने जा रही है। और ये माना जा रहा है कि जो 7 बजे बैठक होगी उस चेहरे पर कहीं ना कहीं मुहर लगेगी। और जिस तरह से संसदीय बोर्ड की बैठक हुई उसमें भी तमाम नामों का चर्चा किया गया, रेखा गुप्ता का नाम भी चर्चा में आया, ऐसी खबरें हैं। अब मुहर किस पे लगी है, 7:30 बजे का इंतजार, और मुझे लगता है इस बार फैसला हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो एक जो तस्वीर है मनोज तिवारी की वो भी वीडियो में आ रही है मेरे सामने, तो मैं ये बात आपसे जानना और कंफर्म करना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि उनके जो समर्थक हैं, जो उनके अच्छा चाहने वाले हैं, जो उनके वेल विशर्स हैं, उन्होंने ये बात फ्लोट की, हवा में उड़ाई या जो भी रहा हो। एक थ्योरी ये भी उड़ी कि मनोज तिवारी बिहार से आते हैं और बहुत लंबे समय से वो सर्व भी कर रहे हैं और लंबे समय से सांसद भी रहे हैं, लेकिन केंद्र में भी उनके पास कोई पद नहीं है सांसद के अलावा।
तो क्या कोई जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है कि आपकी बार के भी जो चुनाव में बड़े एक्टिव थे, गाना वाना गा रहे थे और भी बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं, वो जो क्या कहते हैं वीरेंद्र सचदेवा के साथ भी दिखे, तो उनके नाम की थ्योरी में कितना कितना दम है? मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कयास लगाया जा रहा है, लेकिन हाँ एक थ्योरी ये आ रही थी, तो उस थ्योरी में कितना दम है जरा बताइए मनोज तिवारी वाले में। देखिए, मनोज तिवारी निश्चित रूप से बीजेपी के पसंदीदा नेताओं में है और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी हैं। एक तस्वीर का मैं जिक्र करना चाहूंगा विवेक, जब आपने मनोज तिवारी का जिक्र कर दिया, तो मनोज तिवारी सिर्फ गायक ही नहीं है, उन्होंने अपनी गायकी से दुनिया में अपना नाम कमाया है। देश विदेश के दौरों पर भी गए हैं, मॉरिशस भी उन्होंने अपना टूर किया, भोजपुरी को एक अलग मुकाम पर ले गए अपने गानों की बदौलत। अमित शाह जब जीत के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, मनोज तिवारी से वो 1 मिनट तक हाथ मिलाते रहे, उन्होंने कुछ कान में उनको बोला भी था। वो शायद वो एक तस्वीर थी जो कि काफी लोगों के जहन में होगी। उससे कहीं ना कहीं ये चीजें रहती हैं कि मनोज तिवारी ने न सिर्फ गुजरात में जब कि मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उस समय भी उनके करीबी हुआ करते थे, और आज जब बीजेपी के सांसद हैं उस समय भी बहुत करीबी हैं। और जब वो दिल्ली चुनाव को लेकर के 2 उन्होंने गाने रिलीज किए, दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप हासिल की, और सबसे बड़ी बात ये रही कि हर बीजेपी के रैली में उनके दोनों गाने बजते रहे, और उसका इम्पैक्ट ये रहा कि लोग उस गानों पर थिरकते रहे। कोई शक्की नहीं होगी कि बीजेपी मनोज तिवारी को भी सामने घोषित कर दे, क्योंकि मैंने कहा ना कि सांसद और विधायक मतलब नहीं रखता, मतलब रहता है कि बीजेपी के ढांचे में और खांचे में कौन सटीक बैठता है। अगर समीकरण साधने में कामयाबी मिलती है मनोज तिवारी को, तो क्योंकि बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं और बिहार के बड़े चेहरे भभुआ से आते हैं, और भभुआ का जो इलाका है पूर्वांचली इलाका है, और कह सकते हैं कि वहां इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बिहार में मनोज तिवारी का देखने को मिलता है। उसकी बदौलत अगर देखें तो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो भी उससे प्रभावित होता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके, खासकर पूर्वांचल वाले इलाके, मनोज तिवारी की निश्चित एक बड़ी रही है, और पूर्वांचली वोटर्स ने इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा एक कहे तो सपोर्ट किया है। तो कुछ भी हो सकता है दिल्ली की राजनीति में, जैसा मैंने कहा कि यहाँ संभव कुछ भी नहीं है। मनोज तिवारी अगर बन जाए तो भी किसी को शक्ति नहीं होनी चाहिए, और निश्चित रूप से बड़े चेहरे हैं, बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सांसद बनाया, और लगातार वो सांसद सभी के टिकट काटे गए दिल्ली के जितने सांसद थे, लेकिन मनोज तिवारी का टिकट बचा और उन्होंने जीत बड़ी हासिल की। साफ तौर पर है कि राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। संभव है कि मनोज तिवारी भी उस श्रेणी में आ जाए, और क्योंकि बड़े चेहरे हैं तो इसलिए संभावना से इनकार कभी नहीं कर सकते। बाकी हमें इंतजार करना होगा सरप्राइज का। बीजेपी के कुछ ही देर में बैठक होगी। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए थे, नजर बनाए हुए हैं और हम तक आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अक्षय, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, नाम जैसे सामने आता है हम बताएंगे अपने दर्शकों को।